हेलो फ्रेंड, निबंध लेखन एक तरह का कला है और किसी भी कला में यदि आप निपुण होना चाहते हैं तब आपको कुछ विशेष बातों पर फोकस करने हैं, कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने हैं और उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आपको निबंध लिखने हैं। तभी आपका निबंध प्रभावकारी होगा और इस तरह से निबंध ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करने में सक्षम होगा। फ्रेंड, हम लोग आज के इस सेशन में किस निबंध लेखन के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीएसटी पेपर 2 के निबंध खंड में 100 अंक के 2 निबंध लिखने होते हैं, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। ओके, और इसके लिए 100 अंक निर्धारित है और इसमें आप 90 अंक तक अर्जित कर सकते हैं, 90 अंक अर्जित कर सकते हैं। और कैसे अर्जित करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उस पर यदि आप काम करते हैं और उसी अनुरूप यदि चलते हैं तो आप 90 अंक निबंध लेखन में ला सकते हैं, निबंध खंड में ला सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग एक और भी बात जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो निबंध होता है वह उसमें से 3 जो निबंध होते हैं वे करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं, वे समसामयिकी पर आधारित होते हैं, इसलिए समसामयिकी पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। एक जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है या कन्वेंशनल टाइप ऐसे होता है, ठीक है, जैसे डाउरी सिस्टम हो गया, इसके बाद फिर जनसंख्या विस्फोट हो गया, इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं जो कि काफ़ी सालों से निबंध के रूप में आते जा रहे हैं। तो उन पर आपको फोकस कम करना है, आपको पढ़ाई करने हैं समसामयिकी से संबंधित आर्टिकल्स को, ठीक है, समसामयिकी से संबंधित आपको एडिटोरियल्स को, ठीक है। तो फ्रेंड, चलते हैं हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उन सभी बातों को एक एक करके जानते हैं, समझते हैं। फ्रेंड, जो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके निबंध को काफ़ी प्रभावकारी बनाएगा वह है, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। विवरणात्मक ज्ञान आपके पास होना बहुत आवश्यक है। कैसे आप विवरणात्मक ज्ञान को अर्जित करेंगे, चले हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। फ्रेंड, पेपर 1 की जब आप तैयारी कर रहे थे तब आपका मोड क्या था? ऑब्जेक्टिव मोड में आपकी तैयारी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर मोड पूरी तरह से चेंज हो गया है। आपका मोड अब डिस्क्रिप्टिव हो गया है और डिस्क्रिप्टिव मोड होने के कारण से आपको उसी तरह से स्ट्रैटेजी बनाने होंगे, उसी तरह से आपको रणनीति बनाने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पढ़ने काफ़ी है, पढ़ना है, और दूसरा क्या है, आपको सुनना है, और तीसरा क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उसका विश्लेषण करना है, ठीक है, विश्लेषण करना है। और जो अंततः जो आपको काम करने हैं वह है लिखना। ये 3 आपका प्रोसेस है, तीन जो चरण है, तीनों ही चरणों को आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और इसके बाद फिर फाइनली आप लिख डालें, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको सुनना क्या है और आपको विश्लेषण किस तरह से करना है। फ्रेंड, आप जो भी चीज़ें पढ़ें वो जो सोर्स होना चाहिए वो काफ़ी ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें किए गए बात काफ़ी ऑथेंटिक हो, ठीक है। जैसे आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना है, एक मैगज़ीन आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि कुरुक्षेत्र आपको लेना है, नहीं तो फिर आप योजना मैगज़ीन को आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मैगज़ीनों में क्या आप देखते हैं, एक चीज़ नोटिसेबल चीज़ क्या है कि आप इसमें जो भी तथ्य देखेंगे, जो भी आंकड़े होंगे वे काफ़ी प्रामाणिक होंगे और वही प्रामाणिक चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा अपने निबंध में और वही मान्य भी होगा, ठीक है। आप अन्य जगहों से यदि आप आंकड़े या तथ्य को उठाते हैं तब वो ज़्यादा प्रामाणिक नहीं हो सकता है। तब ये 2 मैगज़ीन्स को मैं सजेस्ट करूँगा, इन्हीं 2 मैगज़ीन्स को आप पढ़ें। हर महीने जो है ना विशेषांक के रूप में ये इशू की जाती है।
आपको आपके पास पहले से यदि कुरुक्षेत्र के मैगजीन है तब उसमें एक दो आर्टिकल्स, चूँकि एक विशेष टॉपिक पर पूरा का पूरा मैगजीन बेस्ड होता है, तो इन दोनों ही मैगजीन्स में जो भी टॉपिक्स को लेकर के मैगजीन्स को इशू की गई है उससे रिलेटेड ज्ञान अर्जित कर ले, और जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका आप विश्लेषण कर ले। विश्लेषण कैसे करेंगे? विश्लेषण आप खुद से करें, ठीक है, खुद से बातें करके करें, या यदि आपके पास डिस्कशन का एक फॉरम है, आपके दोस्तों से आप जो भी पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उसका आप विश्लेषण अपने दोस्तों के बीच में कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि इससे कई सारों का जो सोच है होगा वो आएगा, और इस तरह से एक काफ़ी सॉलिड विश्लेषणात्मक आपका जो स्टैंड पॉइंट बनेगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। इसके बाद जो भी डिस्कशन आप अपने डिस्कशन फोरम में किए हैं उसको आप अपने तरीके से लिख डालें। लिखना बहुत ज़रूरी है, यही मेन चीज़ है, लिखना, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सिर्फ विश्लेषण करने से नहीं होगा, इससे सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखें ज़रूर। और फ्रेंड, जहाँ तक सुनने की बात है तो मैं आपको एक चैनल ज़रूर सजेस्ट करूँगा। मैं बराबर सुनता हूँ उस चैनल को, देखता हूँ, सुनता हूँ, वो है आपका संसद टीवी, ठीक है, संसद टीवी। आप इस टीवी को, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर जो भी समसामयिकी पर आधारित जो एक्सपर्ट के बीच में बातचीत होती है उनको आप सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। इससे आपका जो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है और विश्लेषणात्मक जो ज्ञान है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, और उसी के आधार पे आप काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको ध्यान रखना है, और वो है आपका साउंड वोकैबुलरी, ठीक है, साउंड वोकैबुलरी। फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर जो शब्दों का प्रयोग हम करेंगे निबंध लेखन में, क्या वह काफ़ी हाई ब्लोन होना चाहिए, मतलब काफ़ी डेकोरेटिव होना चाहिए, काफ़ी अलंकारिक होना चाहिए? नहीं, एग्जामिनर कभी भी आपसे यह आशा नहीं रखता है कि आप विद्वान बन करके अगले के समक्ष जाएं, अपना लेख प्रस्तुत करें वहाँ पर। नहीं, आप काफ़ी सहज तरीके से आप लिखें निबंध को। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाई ब्लोन आइडियाज़ दें, हाई ब्लोन वर्ड्स का आप यूज़ करें, डेकोरेटिव वर्ड्स का आप यूज़ ना करें, क्योंकि डेकोरेटिव वर्ड्स या अलंकारिक शब्दों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब आपको निबंध मिलता है साहित्यिक, ठीक है। साहित्यिक निबंध में क्या होता है कि हाई ब्लोन आइडियाज़ को दिया जाता है, उसमें शब्दों से खेल किया जाता है। ओके, शब्दों के वो पन कहलाता है। शब्दों से खेल यदि आप करते हैं तो दैट इज सेड टू बी पन, और आपको पन नहीं करना है, ठीक है। आपको सहज तरीके से शब्दों का चयन करना है, और लेकिन मैटर यह करता है कि आप किस तरह से शब्द का चयन कर रहे हैं, ताकि आप जो सोच रहे हैं, आप जो विश्लेषण किए हैं दिए गए निबंध से रिलेटेड, उसको आप शब्दों के थ्रू से किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप उसे पेश कर रहे हैं, यह मैटर करता है। इसलिए आप कभी भी साहित्यिक वे में आप मत लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में साहित्यिक जो निबंध है वो जनरली कम आता है, ठीक है। आपको जो है ना एनालिटिकल स्टडी करना है, उसमें आप अपने तथ्य को डालिए, अपने आंकड़ों को डालिए, इस तरह से आप अपने ऐसे को प्रभावकारी बना सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड, जो तीसरा जो चीज़ है वो जिसे आपको याद रखना है वह है डेटा माइनिंग का, ठीक है। फ्रेंड, यदि एग्ज़ाम में कोई कन्वेंशनल टॉपिक भी क्यों ना आवे, ठीक है, कन्वेंशनल टॉपिक की अर्थात ट्रेडिशनल टॉपिक, जो घिसा पिटा टॉपिक्स है, जो पहले से चली आ रही है, तो उसको इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसको नए तरीके से कैसे लिख सकें, ठीक है। उसमें कितने आंकड़े आप डाल रहे हैं, किस तरह के तथ्य डाल रहे हैं, जो हाल ही में जो घटित हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उस शीर्षक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई है, आंकड़े आई है या तथ्य आया है, उसको लेकर के आप किस तरह से निबंध को डील कर रहे हैं, यह मैटर करता है।
ऐसा नहीं कि आप पुरानी किताब 5 साल 10 साल पुरानी किताब को लेकर के आप लिखें और जो उसमें लिखा हुआ आप उतार करके आ जाएं और काफ़ी फ़ख्र के साथ कहें कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मैंने तो उस किताब को उतार डाला है। ये चीज़ नहीं काम आने वाली है। आपको अभी के परिप्रेक्ष्य में उस टॉपिक को डील करना है। समझ में आया? तो इसलिए फ्रेंड, डेटा और फैक्ट्स दोनों को आपको डालने हैं, दोनों के बारे में आपको सोचने हैं और उसका कलेक्शन आपको करना है। अपने नोटबुक में कलेक्ट कर लीजिए डेटा और फैक्ट्स को और इसके बाद उसको लर्न कर लीजिए कि जनसंख्या संबंधी क्या तथ्य हैं या आंकड़े हैं। मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा माइनिंग जरूर करिए, फैक्ट्स को कलेक्ट करिए। और फ्रेंड, जो चौथा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है गुड थॉट प्रोसेस है, ठीक है। थॉट प्रोसेस अर्थात अपने विचार या अपने सोच का प्रसंस्करण। ओके, आप फ्रेंड जो भी नॉलेज गेन किए हैं या जो भी डेटा को आपने माइन किया, आंकड़े और तथ्य को आपने जो कलेक्ट किया, गैदर किया, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि ये इन दोनों को लेकर के हम कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे को लिखेंगे, तब बेकार हो जाएगा आपका ऐसे जो है वो काफ़ी प्रभावकारी नहीं होगा। क्योंकि थॉट प्रोसेस में वे तमाम तरह की चीज़ें आ जाती है कि आपको निबंध को किस तरह से सुसंगठित बनाएंगे, किस तरह से उसको आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसमें शीर्षक के अनुसार उसमें आपको आप किस तरह से भूमिका देंगे, किस तरह से आप उसका विषय विस्तार करेंगे और किस तरह से उपसंहार देंगे, है ना। और वो भी टाइम और शब्द सीमा दोनों को ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, प्लानिंग बनाना है, आपको सोचना है, ठीक है। आप अपने सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। और ये जो चीज़ है तभी आ सकता है यदि आप रेगुलर तरीके से पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, ठीक है। आप 1000 शब्दों का पढ़िए, लेकिन आप उसे 400-500 शब्दों में किस तरह से आप उसे ढाल सकते हैं, यह आपके थॉट प्रोसेस में ही आता है। ओके, तो फ्रेंड, इस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट जो चीज़ है वह है आपका हैंड राइटिंग, है ना। हैंड राइटिंग, आप फ्रेंड बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपके पास तथ्य और आंकड़े भी है निबंध के लिए, आपने बहुत अच्छा थॉट प्रोसेसिंग भी लागू किया है अपने निबंध लेखन में, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है। आप बहुत बड़ा लिख रहे हैं, है ना। आप इस तरह से लिख रहे हैं, दोनों लाइन को सटा करके लिख रहे हैं, बस आप पेज को भरने का काम कर रहे हैं, या आप जैसे तैसे लिख रहे हैं, मतलब डिसअरेड फॉर्म में लिख रहे हैं। अर्थात जो चीज़ पढ़े जा सकने वाले होंगे वो आपका पढ़ाई में नहीं अच्छी तरह से आ रहा है, काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रहे हैं, आपका जो पंक्चुएशन एरर्स है वो काफ़ी दिख रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में आपका ये जो तीनों ही चीज़ों पर किया गया काम बेकार हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड, आप काफ़ी स्पष्ट तरीके से लिखिए, काफ़ी क्लैरिटी के साथ लिखिए, तभी आप फाइनली अपने निबंध को प्रभावकारी बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें अर्जित कर सकते हैं। और फाइनली फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगा, फाइनली जो आपको याद रखना है कि आपको फ्रेंड गाइडेंस की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो भी गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपने जिस तरह का वोकैबलरी का यूज़ किया है, आपने तथ्य और आंकड़े रखे हैं कितने, किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस हुआ, किस तरह से आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से निबंध को लिखा, आपका हैंड राइटिंग किस तरह का है, किस में आपको काम करने हैं, किस में आप पे पिछड़ रहे हैं। ओके, कि इन तमाम तरह की चीज़ों को बताने वाला एक व्यक्ति तो चाहिए, चाहे आप गाइडेंस के लिए आप किसी सीनियर से आप गाइडेंस लीजिए, नहीं तो किसी टीचर से, किसी अनुभवी टीचर से आप गाइडेंस लीजिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जो लिख रहे हैं उसका इवैल्यूएशन करने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए।
और जब तक आप लिखे गए चीज़ों का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, आप बस खुद में आप फूले हुए रहेंगे कि हमने उस किताब का पूरा रट लिया है, उसके शब्दों को मैंने बस छाप लिया है, इस तरह से नहीं चलेगा। कोई भी निबंध की किताब है वह आउटडेटेड हो जाता है समय के साथ। मात्र 5 से 6 महीने में ही वो निबंध की किताब जो है ना आउटडेटेड हो जाती है। उसके शब्द को आप ले सकते हैं, आप उसका जो है ना किस तरह से थॉट प्रोसेस को आप जान सकते हैं निबंध की किताबों से। लेकिन वो आउटडेटेड इस आधार पर हो जाता है कि उसमें तथ्य और आंकड़ों का किस तरह से समावेश हुआ है, वो चीज़ें उसमें नहीं देखने के लिए मिलती है। इसलिए फ्रेंड, आपका जो निबंध होना चाहिए वो आपका अपना होना चाहिए, उधार में लिया गया सोच नहीं होना चाहिए। आप सबका पढ़िए लेकिन लिखिए खुद का, और खुद का लिख करके आप उसका इवैल्यूएशन जरूर करवाइए, तभी आप इस सेक्शन में बहुत ही आसानी से आप 90 नंबर तक ला सकते हैं। अब जस्ट सोचिए कि 90 नंबर आपका सिर्फ निबंध लेखन में आ गया, तो क्या आप अनुवाद के खंड में आप 60 नंबर भी नहीं ला सकते? 30 नंबर है ना, 60% भी अगर ले आते हैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में, तब आपका इस तरह से 150 नंबर बन जाता है। इधर 150 नंबर हो गया और इधर 140 नंबर हो गया। जस्ट सोचिए कि कितना नंबर हो जा रहा है, 290। ये जादुई आंकड़ा है। सवाल ही नहीं उठता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन इस आंकड़े के साथ ना हो। इसलिए फ्रेंड, प्लीज़ आप सही गाइडेंस में, सही दिशा में आप काम करें, आप अपनी तैयारी को करें, आप ज़रूर फाइनली चयनित होंगे। फ्रेंड, एसएससी जीएसटी पेपर 2 के लिए ऑलरेडी कोर्सेज अवेलेबल है। आप ज़रूर हमारे कोर्सेज को देखें, डिटेल में देखें। आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको गाइडेंस काफ़ी डिटेल में मिल रहे हैं। आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।